बात स्टार्ट करता हूं। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये आर्टिकल 214 कहता है। मतलब कि प्रत्येक राज्य के लिए एक सुप्रीम जुडिशरी होगी, स्टेट की सुप्रीम जुडिशरी। प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होगी। मतलब जो उच्च राज्य, जो कोई भी स्टेट का जो उच्च न्यायालय होगा वो एक अभिलेख न्यायालय कहलाएगा। मतलब कि अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है कि उसके द्वारा डिसाइड किए हुए सभी निर्णय, उसके द्वारा निर्णित किए गए सभी प्रावधान उसके सबऑर्डिनेट जुडिशरी पर बाध्यकारी होंगे, वो मान्य होंगे उसको। अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है। और वो अपने अपमान की दंड देने के लिए स्वतंत्र है। यदि कोई उसका अवमान करता है, उसकी न्यायिक कार्यवाही में बाधा डालता है, तो वो उसकी दंड देने के लिए स्वतंत्र है। मतलब वो उसके लिए दंड दे सकेगा। अब आगे आता हूं मैं 216 उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसे राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना उचित समझे। मतलब ये कि जो हाई कोर्ट होगा, जो स्टेट जुडिशरी का जो सुप्रीम हाई कोर्ट होगा, उसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और उतने जस्टिस होंगे जितने कि समय समय पर अभी निर्धारित किए जाए, और वो नियुक्त करेगा उनको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जरिए वारंट नियुक्त करेगा। मतलब ये है कि अभी मैं अपने राजस्थान जुडिशरी के संबंध में बताना चाहूंगा। जैसे अपने यहाँ की स्ट्रेंथ 50 है, वैसे संसद। हेलो सर, मेरी वॉइस मुझे वापस रिपीट हो रही है। हेलो, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है, साफ आ रही है आपकी। सर एक सेकंड, मुझे रिपीट हो रही है, मैं इसको दोबारा अनपिक करूँ। जी सर। तो इस तरह से प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और उनके अन्य न्यायाधीशों सहित हाई कोर्ट मिलकर बनेगा, जो कि समय समय पर निर्धारित किया जाए। निर्धारित कौन करेगा? संसद विधि का निर्माण करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात उसमें एड ऑन कर सकेगी। जैसे कि अभी यहाँ अपनी राजस्थान हाई कोर्ट में जजेज की स्ट्रेंथ 50 है। जैसे सब स्टेट की अलग अलग स्ट्रेंथ है। जैसे हमारी इंडियन जुडिशरी में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। तो इस तरह से वहां की कार्य क्षमता डिपेंड करती है कि वहां वर्कलोड कितना है। उसके हिसाब से हमारी संसद जो है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात एक नियम बनाकर उसमें उतने अभिनिर्धारित करेगी जितनी आवश्यकता हो। अब आता हूं मैं 217 अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ जज एट ऑफ ए हाई कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट की कंडीशन क्या होगी। और अपॉइंटमेंट के कंडीशन के बारे से पहले मैं थोड़ा सा मैं एक केस डिस्कस करना चाहूंगा कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश एक सरकारी सेवक नहीं है। ये अधिनिर्णित किया था भारत संघ बनाम प्रतिभा बनर्जी। भारत संघ बनाम प्रतिभा बनर्जी 1995, 6 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 765। मतलब सरकारी सेवक नहीं है। सरकारी सेवक में और लोक सेवक में दोनों में फर्क है। तो ये सरकारी सेवक नहीं कहलाएंगे, लोक सेवक कहलाएंगे आईपीसी सेक्शन 21 के अनुसार। अब मैं आगे आता हूं। न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 के आर्टिकल 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति माननीय सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज की जो सर मुझे वॉइस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है।
आप बोले जाओ, आपकी आवाज हमें स्पष्ट सुनाई दे रही है कन्हैया जी। सर मुझे रिपीट हो रही है सर, एक सेकेंड। हेलो, अब आ रही है सर? आपकी आवाज साफ आ रही है वैसे गणेश जी, यहाँ कोई प्रॉब्लम ठीक है सर। सर मुझे रिपीट हो रही थी इसलिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति, अनुच्छेद 217 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेगा। अब इसमें एक अमेंडमेंट किया था केंद्र सरकार ने, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का के लिए इन्होंने अमेंडमेंट किया था। ये मैं बताना चाहूंगा, ये संशोधन था 99वां संविधान संशोधन। ये संशोधन करके इन्होंने प्रावधानित किया था कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के परामर्श से होगी। फिर उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट में एक इसको जुडिशियल रिव्यू किया गया एक केस के तहत, उसका मैं साइटेशन बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, इसमें इसका जुडिशियल रिव्यू किया गया और इसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक ठहराया। इसके बाद फिर से पूर्व की स्थिति आ गई कि जो चीज पहले, जो स्थिति पहले थी कि साहब 5 जजेज की पीठ बैठेगी और वो सिफारिश करेगी, तभी उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों में नियुक्ति होगी और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा, वही स्थिति पहले की आ गई। पूर्व की स्थिति में बताता हूँ, किसी न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में नियुक्त करना। किस तरह नियुक्त करेगा कि 5 जजेज की पीठ होगी, वो अपनी सिफारिश भेजेगी राष्ट्रपति को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और तत्पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नियुक्ति के राष्ट्रपति उस पर नियुक्ति के वारंट जारी करेगा। ये प्रोसेस होती थी। उस प्रोसेस को ये जो केस आया सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस भारत संघ का, इस केस के आने के बाद और 99वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक ठहराए जाने के पश्चात फिर से पूर्व की स्थिति वापस आ चुकी है। अब 217 का प्रोविजो पढ़ूंगा। कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग पत्र दे सकेगा। कि कोई भी हाई कोर्ट का जो जज होगा वो अपना त्याग पत्र कैसे देगा, किसे देगा? वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा, हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा। इसका खंड क है, किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से हटाने के अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उपबंधित रीति से उसके पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। अब 124(4) क्या था, मैं रिकॉल करना चाहूंगा, 124(4) पे लाना चाहूंगा। एक 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, और इसका सब क्लोज 4 है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार, मतलब उसके विरुद्ध कोई कदाचार, साबित कदाचार यानी कि कदाचार साबित नहीं हो गया, या असमर्थता यानी कि वो अनकेपेबल नहीं हो गया अपने कार्य को करने के लिए, के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। इसका मतलब ये है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, उसकी रिमूवल प्रोसेस वही होगी जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिमूवल प्रोसेस है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिमूवल प्रोसेस क्या होगी, ये 124(4) में स्पेसिफिक बताया गया है कि उसे तभी हटाया जाएगा, एक तो उसके कदाचार, यदि कोई कदाचार जो कि साबित कदाचार है, और या फिर असमर्थता, अनकेपेबल हो गया है वो अपने कार्य को करने के लिए। और वो कब लाया जाएगा, जब
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा या उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत, मतलब कम से कम 2/3 बहुमत, 2/3 यानी कि 66.66% बहुमत के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जैसे एक मैं थोड़ा सा एक केस डिस्कस करना चाहूंगा। जस्टिस कर्णन का मामला हुआ था, तो उसमें भी ये सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी हाई कोर्ट जज के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है। वो केवल उस पर प्रशासनिक कार्यवाही कर सकती है, उसी की रिमूवल प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की रिमूवल प्रोसेस को प्रोसीड करना केवल संसद के पास है, संसद ही उस प्रक्रिया को अंजाम दे सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। आगे चलते हैं हम। इसका खंड ग, किसी न्यायाधीश पर पद राष्ट्रपति द्वारा उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने पर या राष्ट्रपति द्वारा उसे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर रिक्त हो जाएगा। सब क्लोज 2 पे इसका जो सब क्लोज 2 है उस पे आते हैं। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तभी निर्धारित होगा, तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है, और मतलब ये कि वो तभी नियुक्ति पा सकेगा या उसको तभी नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा कि वो भारत का नागरिक होगा। प्रश्न ये है कि किसी दूसरे देश के नागरिक को किसी अपने देश में किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है, तो उसका आंसर है नहीं, किसी दूसरे नागरिक को नियुक्त नहीं किया जा सकता, केवल वो भारत का नागरिक होना चाहिए। और अब इसके सारे बिंदु आते हैं कि उनकी क्या क्या अर्हताएं होगी। क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद का धारण कर चुका है। 10 वर्ष तक किसी भारत के न्यायिक क्षेत्र में, इंडियन जुडिशरी के अंडर 10 वर्ष तक वो न्यायिक पद धारण कर चुका है, यानी लोअर जुडिशरी में डीजे कैडर का अधिकारी रहा हो 10 वर्ष तक। खंड के, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, मतलब उसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए प्रैक्टिस बीच में, लगातार 10 वर्ष तक 2 या अधिक या 1 या अधिक उच्च न्यायालयों का अधिवक्ता रहा हो। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजनों के लिए बिंदु 1 कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संसद, संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। ये कि न्यायिक पद की जो न्यायिक पद धारण करने की अवधि की संगणना में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान कोई व्यक्ति न्यायिक पद धारण करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि वो 8 साल तक न्यायिक सेवाएं दी, 8 साल तक लोअर जुडिशरी में जज रहा, और मान लीजिए कि 2 साल या 3 साल बाद में उसने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी की एज एन एडवोकेट, तो भी वो नियुक्ति के लिए पात्र होगा, यानी वो उस अवधि की भी संगणना उसमें की जाएगी। या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है, या उसने किसी अधिकरण जो कि जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस में आते हैं अधिकरण, उनमें कोई पद धारण किया है, या उस अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है, या फिर उसने ऐसा पद धारण किया है, चाहे तो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसके अधीन ऐसा पद हो जो कि विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो, मतलब विधि का विशेष ज्ञान रखता है। अब इसमें प्रश्न ये आता है कि क्या किसी प्रोफेसर को जस्टिस नियुक्त किया जा सकता है? तो ये जो विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो,
ये प्रश्न है कि यस, उसे नियुक्त किया जा सकता है जो कि पारंगत विधिवेता हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। ये चीज है। अब इसके आगे का बिंदु है डबल ए, किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। अब ये दूसरा बिंदु कहता है कि वो अवधि भी सम्मिलित की जाएगी। उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात न्यायिक पद धारण किया है। जैसे कि कोई 5 साल तक तैयारी करता है तो देन मान लीजिए कि वो बार काउंसिल तो है, बार काउंसिल में रजिस्टर होता है 2016 में, देन 2021 में उसका सिलेक्शन होता है। तो जो 16 से 21 की जो 5 साल की अवधि है ये भी उसमें संगणित की जाएगी। देन मान लीजिए वो 2021 से 2026 तक न्यायिक पद धारण करता है तो ये दोनों अवधि मिला के 10 साल की अवधि मानी जाएगी। ये इसमें संगणना साथ में की जाएगी। या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या फिर किसी सदस्य के अधिकरण के सदस्य का पद धारण करता है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। अब आगे आते हैं बिंदु ख पे। भारत के राज्य क्षेत्र में न्यायिक पद धारण करने या किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में इस संविधान के प्रारंभ से पहले की वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने यथास्थिति ऐसे क्षेत्र में जो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट था न्यायिक पद धारण किया है या ऐसे किसी क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है, यानी कि ऐसी अवधि भी शामिल की जाएगी। ये कंडीशन उस टाइम उस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट थी जिस सिनेरियो में संविधान हाल ही में लागू हुआ था। उस सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्लोज है क्योंकि उस समय जब हाई कोर्ट्स में जो जजेस की नियुक्ति होनी है तो उसके लिए पात्र व्यक्ति, अब जैसे कि अभी तो 1950 के जब ये लागू हुआ था हमारा संविधान पूर्णतः 1950 में, उससे पहले भारत के हिस्से कुछ और भी रहे हैं जैसे जो पाकिस्तान है जो कि टूट के गया है, जो भी हिस्से जो टूट के भारत से अलग हुए हैं, जो हिस्से भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में समाविष्ट थे, यदि उनमें किसी न्यायिक पद को धारण किया है उस व्यक्ति ने या किसी उच्च न्यायालय या किसी उसमें उसने प्रैक्टिस की है तो वो चीज भी इसमें सम्मिलित की जाएगी, वो अवधि भी इसमें सम्मिलित की जाएगी। सब क्लोज 3, यदि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न का विनिश्चय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। सब क्लोज 3 ये कहता है कि यदि किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में अगर कोई प्रश्न उठता है एज के मामले में तो उस प्रश्न का विनिश्चय राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति कैसे करेगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह से उसके परामर्श से करेगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा, उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट में। आर्टिकल 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 के उपबंध जहां जहां उनमें उच्चतम न्यायालय के प्रति निर्देश है वहां वहां उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश प्रतिस्थापित करके उच्च न्यायालय के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उच्चतम न्यायालय के संबंध में लागू होते हैं। यानी कि इसने प्रोविजन मतलब ज्यादा अपनी इबारत बढ़ाई नहीं, इसलिए ये प्रोविजन डाला कि 124 के खंड
4 और 5 के उपबंध जो है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को लागू होते हैं, वो मानो यहाँ इस प्रकार लागू होंगे कि उस वहां पे खंड 4 और 5 में सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट पढ़ा जावे। वो सारे उपबंध यहाँ भी लागू होंगे, 100 हाई कोर्ट पे भी। ये 124 के 4 और 5 के उपबंध होंगे। आर्टिकल 219, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। 219 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ है, उसे अपना कार्य का संचालन करने से पूर्व, कार्य आरंभ करने से पूर्व उसे शपथ दिलाई जाएगी। वो शपथ कौन दिलाएगा? वो शपथ या तो राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल की ओर से इस निमित्त नियुक्त कोई व्यक्ति दिलाएगा, और वह शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। या ये कहा जा सकता है कि सही मायने में वो उस दिन से जस्टिस कहलाएगा या उस दिन से हाई कोर्ट का न्यायाधीश कहलाएगा जिस दिन उसने वो शपथ ग्रहण कर लिया है, वो शपथ ले लिए और उस शपथ पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आर्टिकल 220, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। कोई व्यक्ति जिसने इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। यानी कि वो जब एक हाई कोर्ट का जस्टिस अपॉइंट हो जाता है तो वो कोई अन्य पद या कोई अन्य पद स्थायी न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत में किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं करेगा। मतलब ये कि हाई कोर्ट का जो जज है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सिवाय किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं करेगा। मतलब ये कि उसको छूट दी गई है कि वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष अभिवचन का कार्य तो कर सकेगा, परंतु किसी अन्य स्थान पर नहीं। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के पद के अंतर्गत संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के प्रारंभ से पहले विद्यमान पहली अनुसूची के भाग 6 में विनिर्दिष्ट राज्य का उच्च न्यायालय नहीं है। यानी कि ये वे उच्च न्यायालय नहीं है जो पूर्व में फेडरल न्यायालय हुआ करते थे। आर्टिकल 221, न्यायाधीशों के वेतन आदि। सब क्लोज 1, प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा उनका वेतन के संदाय के मामले में नियम बनाने की शक्ति संसद के पास है। न्यायाधीशों को ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। यानी कि संसद एक विधि का निर्माण करके अवधारित करेगी कि हाई कोर्ट के जस्टिस को या हाई कोर्ट के जजेस को कितनी सैलरी देनी है। और जब तक इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतनों का संदाय किया जाएगा जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। यानी कि हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी के बारे में यदि कोई विधि का निर्माण नहीं किया जाता है तो तब उस कंडीशन में उनको उस प्रकार वेतनों का संदाय किया जाएगा जो कि दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल में विनिर्दिष्ट है। सब क्लोज 2, प्रत्येक न्यायाधीश ऐसे भत्तों का यथा अनुपस्थिति, छुट्टी और पेंशन के संबंध में ऐसे अधिकारों का जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन समय समय पर अवधारित किए जाएं, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किए जाते हैं
तब तक ऐसे भत्तों अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हकदार होगा। यानी कि उनको क्या तो भत्ते मिलेंगे, छुट्टी, किस प्रकार छुट्टी और पेंशन के संबंध में अधिकारों का क्या प्रिविलेज होगा उनका, या उनको किस तरह उनका फायदा दिया जाएगा, संसद विधि के द्वारा निर्माण करके मतलब विधि निर्माण करके वो इम्पोज करेगा। परंतु जब तक कि अगर ऐसी संसद द्वारा ऐसी विधि का निर्माण नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे भत्तों और अधिकारों का जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है हाई कोर्ट का जज उनका हकदार होगा, यानी कि वे होंगे जो दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं। परंतु किसी न्यायाधीश के भत्तों में और अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन के संबंध में, उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार कई जुडिशरी में प्री में क्वेश्चन भी आया है। मतलब इसका मतलब ये है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे कि माने एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाता हूँ। जैसे कि किसी हाई कोर्ट के जस्टिस को 50,000 रुपए मासिक किसी चीज का अलाउंस दिया जा रहा है। जैसे कि माने कि आप 50,000 रुपए उसको डीजल अलाउंस दिया जा रहा है या कोई और अलाउंस दिया जा रहा है, तो तत्पश्चात आज 2021 में 50,000 रुपए अलाउंस दिया जा रहा है, तो 2022 या 23 या 24 जो भी आने वाले समय में उस अलाउंस को कम नहीं किया जाएगा। मतलब अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, सदैव परिवर्तन लाभकारी होंगे, और अलाभकारी परिवर्तन जो होंगे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे इस परंतु के अनुसार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आते हैं हम 222 पे। ट्रांसफर ऑफ द जज फ्रॉम द वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी ट्रांसफर करना। अब यहाँ भी वो जो मैंने पूर्व में बताया, जो अमेंडमेंट था न्यायिक नियुक्ति आयोग का, उसका प्रभाव केंद्र सरकार ने संशोधन करके 222 पे भी डाला था। 200 उसमें उन्होंने संशोधन ये किया था कि ट्रांसफर के लिए भी सिफारिश न्यायिक नियुक्ति आयोग ही करेगा। परंतु अब वो असंवैधानिक हो चुका है, तो पूर्व की स्थिति वापस उत्पन्न हो गई है। पूर्व की स्थिति ये है कि कॉलेजियम की सिफारिश से ही ट्रांसफर होंगे, अन्यथा नहीं। तो इसका सब क्लोज 1 जो है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके स्थान पर ये पढ़ा जाए, ऐसा माना जाए कि ट्रांसफर करने के लिए अथॉरिटी कौन होगी, तो कॉलेजियम होगा, और कॉलेजियम सिफारिश भेजेगा राष्ट्रपति के पास। देन राष्ट्रपति उसके लिए ट्रांसफर वारंट जारी करेगा, ट्रांसफर ऑर्डर या ट्रांसफर वारंट जारी करेगा, इश्यू करेगा। सब क्लोज 2, जब कोई न्यायाधीश इस प्रकार अंतरित किया गया है या किया जाता है, तब वह उस अवधि के दौरान जिसके दौरान वह संविधान 15वां संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सेवा करता है, अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतीकारात्मक भत्ता जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है, ऐसा प्रतीकारात्मक भत्ता जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब ये कि प्रतीकारात्मक भत्ता दिया जाएगा 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के प्रारंभ के पश्चात दूसरे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करता है, और उस अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसा प्रतीकारात्मक भत्ता भी उसको भत्ता जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, और जब तक इस प्रकार अवधारित नहीं किया जाता है, वो प्रतीकारात्मक भत्ता वो होगा जो कि राष्ट्रपति आदेश के द्वारा नियत करे, प्राप्त करने का अधिकारी होगा। आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। ये स्थिति तब आती है जबकि मान लीजिए कि जो मुख्य न्यायमूर्ति है उनका स्थानांतरण हो जाए या प्रमोशन हो जाने की सिचुएशन में, और उस समय ऐसी तत्काल मतलब किसी को चार्ज देना हो, तो ये होता है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति। जैसा कि हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में भी अक्सर ऐसा देखा गया है कि यदि किसी जस्टिस का ट्रांसफर हो गया है या प्रमोशन हो गया है, तो तत्काल रूप से उनके स्थान पर किसी को चार्ज दिया जाता है, चार्ज सौंपा जाता है कि आप ये कार्य मुख्य न्यायमूर्ति का कार्य संपादित करेंगे। आर्टिकल 223 है,
जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है या ऐसे मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, यह सिचुएशन है अलग, तब उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से ऐसा एक न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा। यानी कि जब मुख्य न्यायमूर्ति का राजस्थान या जो कोई भी स्टेट जुडिशरी है उसके मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त है, उस संबंध में किसी अन्य जस्टिस को जो कि सीनियर होगा उसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए या उसके दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, इन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए मुख्य कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त कर सकेगी। थोड़ा सा समय शायद हो गया है, टाइमर ने अपना टाइम भी दे दिया है, तो ओवर टू श्री उमेश सर। थैंक यू गणेश सर, आपने आज ये स्टडी सर्किल में अपनी प्रथम एज ए इलस्ट्रेटर शुरुआत की है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको हाई कोर्ट और उनके हाई कोर्ट जज के संबंध में जो प्रावधान बताए हैं उनसे हम लाभान्वित हुए हैं। अब जैसा कि हमारे यहाँ पर हमने परंपरा भी कर रखी है कि एक इलस्ट्रेटर जो हमें बताकर जाते हैं, सिखाकर जाते हैं, तो हमारे स्टडी ग्रुप में से कोई ना कोई मेंबर उसका रिवीजन करते हैं करीब 4 से 5 मिनट। तो मैं एक ओपन वो एक मौका देता हूँ कि कोई भी आ गया है और जो गणेश सर ने हमको आज पढ़ाया है उसके बारे में ब्रीफ में हमें समझाए ताकि उसका रिवीजन हो जाए। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। गणेश सर ने आज एक नई शुरुआत की और शने शने करके हम ऐसे ही मजबूत होते हैं, क्योंकि पहले दिन हमें लगता है कि यार लोग जज कर रहे होंगे, बट डोंट बी जजमेंटल एट हियर, है ना। उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की और मैं ऐसा चाहता हूँ कि भविष्य में वो और बेहतर होके आएंगे। आज हो सकता है पहली बार उनको भी डर लग रहा हो, भय रह रहा हो, क्योंकि एक आम आदमी से एक अध्यापक बनना या एक इलस्ट्रेटर बनना बड़ा जटिल काम है। जब बहुत सारी नजरें, बहुत सारे कान आपको सुन रहे हो, तो आपकी वॉइस पिच और वॉइस मॉड्यूलेशन भी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो फिर भी मैं सैल्यूट करता हूँ, गणेश सर ने अपनी बात बहुत बढ़िया तरीके से रखी और उन्होंने प्रयास किया हमें समझाने के लिए उच्च न्यायालय के बारे में। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, जो राज्य में काम करता है। तो उन्होंने आर्टिकल 214 है ना, जो पार्ट है, सॉरी पार्ट नहीं, चैप्टर 5 है, पार्ट 6 का, जहाँ स्टेट लेजिस्लेशन की हम बातचीत कर रहे हैं, उसी में जो बात है, तो उसके अध्याय 5 की बातचीत की उन्होंने कि भाई एक हाई कोर्ट होगा आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा वो, है ना। हम कहते हैं ना कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी क्या मतलब है उसका। अभी मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है। मुझे तो नहीं समझ में आता कि क्या उसने कोई निर्णय पारित किया वो उसके अंतर्गत आने वाले न्यायालयों पर लागू होगा क्या, या उसने कोई निर्णय पारित किया और उसके अगेंस्ट में कोई भी उल्टा सीधा बोल सकता है, तो क्या उसके अगेंस्ट में वो कंटेम्प्ट ले सकता है, क्या कंटेम्प्ट की कार्रवाई कर सकता है क्या। तो मेरे ये 2 प्रश्न है आपके सामने। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पद की शर्तें, सिटीजन होना चाहिए, फिर क्या क्या होना चाहिए, कौन नियुक्त करेगा। तो एनजेएसी को लेकर बातचीत की। अब मैं यहाँ कुछ कंफ्यूज हो गया कि उसमें कॉलेजियम, एनजेएसी तो जुडिशियल रिव्यू में सेट असाइड हो गया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कॉलेजियम में मेंबर 4 होते हैं या 5 होते हैं, चीफ जस्टिस प्लस 4 सीनियर मेंबर, या अभी गणेश जी अभी लास्ट में बताइएगा। मैं जो क्वेश्चन खड़े कर रहा हूँ सब लोगों से मेरे क्वेश्चन है। ऐसे उसने कहा कि वो अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, तो रेजिग्नेशन वो किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को दे सकता है ना, उसको संबोधित करेगा। एक प्रश्न पहले से पूछा गया था कि क्या वो खुद के हाथ से लिखेगा या अपने असिस्टेंट से लिखवा सकता, पीएस से। पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारी बातचीत हुई है स्पीकर को लेकर, और मैंने कहा था कि पार्लियामेंट के और विधानसभा के
या स्टेट लेजिस्लेशन के रूल्स देखिए। जब आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां कुछ रूल्स उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाले हुए हैं, तो हमें देखने चाहिए। काम नहीं आएंगे, क्वेश्चन सीधे नहीं आएंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपकी वॉइस का पिच चेंज हो जाएगा, सर आई नो अबाउट दैट। फिर उसके बाद हुई कि भाई 124 जो आर्टिकल 124 4 और 5 को लेकर बातचीत हुई कि मुटाटिस मुटांडिस यथावत वो लागू होते हैं, जैसे उच्चतम न्यायालय में लागू होते हैं वैसे ही उच्च न्यायालय में लागू होते हैं। एज लाइक एज सिमिलर मैनर दैट इज इन सुप्रीम कोर्ट एज लाइक एज इन हाई कोर्ट। तो एक शब्द है मुटाटिस मुटांडिस, यथावत, वैसे की वैसे हमने ले लिया है। बहुत सारे कानून मुटाटिस मुटांडिस लागू हो जाते हैं। फिर बातचीत चल रही है कि यदि वो मान लीजिए इनकैपेबल हो, अनकेपेबल बोल गए थे जल्दी जल्दी में, लेकिन इनकैपेबल हो या वो हो, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द मैं भूल रहा हूं अभी, मैं बताता हूं आपको। तो यदि वो काम नहीं कर रहा हो ठीक तरीके से तो उसको हटाया जा सकता है, और हटाया किस प्रोसीजर से जा सकता है वो भी पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट का मेजोरिटी और उपस्थित सदस्यों का 2/3। वहां दो चीजें हैं कि पार्लियामेंट, यानी मैं पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बातचीत कर रहे हैं, हाउस ऑफ पीपल और हाउस ऑफ स्टेट, तो उन दोनों की बातचीत हो रही है। मैं जल्दी से बात खत्म करता हूं। फिर वो क्या, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 2 न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक सेवा में रहो। अब लगातार कह रहा है यहाँ, यदि मान लीजिए उसने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेंड कर दिया और उसने कोई व्यवसाय चालू कर लिया और उसने फिर वापस रजिस्ट्रेशन या वो करवा लिया है, तो यहाँ लगातार एक शब्द दिया हुआ है। फिर हाउ यू कैन कैलकुलेट द टेन्योर ऑफ हिम टू मेक एलिजिबल टू बी ए हाई कोर्ट जज। कभी यह ट्रिब्यूनल, सीजेआईटी हुआ, कैट हुआ, रेट हुआ, एनसीएलटी हुआ, है ना, क्या कंज्यूमर कमीशन भी का जो चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट बनता है, वो भी इसमें आएगा क्या? तो मेरे अनुसार तो आना चाहिए, क्योंकि वहां विधि का विशेष ज्ञान जरूरी है। प्रेसिडेंट बनाते हैं ना कंज्यूमर कमीशन में, नेशनल कमीशन में, स्टेट कमीशन में, तो उनको अब उसको इसने 2 तरीके से बताया है कि पहले जज है फिर वो नेशनल, हाँ अभी अनिरुद्ध को सुनना चाहेंगे, वो कुछ कह रहे हैं, तो उसको लेकर भी बातचीत है। तो उसकी कैलकुलेशन को लेकर बातचीत की, और ये हमें समझ लेना चाहिए। हम इसलिए इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं कि एक बार पढ़ लें, फिर जब हम स्कैनिंग करेंगे और स्कीमिंग करेंगे तो कुछ चीजें जुडिशरी के एग्जाम के लिए छोड़ी जा सकती है, लेकिन एक बार तो हमें पता हो। ऐसे ही उच्चतम न्यायालय से मैंने कह दिया मुटाटिस मुटांडिस, आज ढूंढ कर जरा डालना विक्रम इस शब्द को, और 3 बार 4 बार अपनी जुबान पर प्रयोग में लाना। फिर उच्चतम न्यायालय का वो जो हम शेड्यूल पढ़ रहे हैं, 3री शेड्यूल है ना, 2री शेड्यूल, 4थी शेड्यूल हमने पढ़ी है ना, पहला शेड्यूल, अभी शेड्यूल्स पे भी चर्चा करेंगे। तो 3री अनुसूची में वो दिया हुआ है जो ओथ लेगा उसके अनुसार। अब है ना, सॉरी 219, आर्टिकल 219 और 220 में वो कह रहा है कि भैया कहाँ प्रैक्टिस नहीं करेगा वो, है ना, प्लीड एक शब्द आया है यहाँ ऊपर तो कह रहा है प्रैक्टिस, और उस आर्टिकल में कह रहा है प्लीडिंग नहीं करेगा। किसके सामने नहीं करेगा भैया? जिन पर वो ऑथराइज रह पाया, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में काम नहीं करेगा। मान लीजिए हाई कोर्ट में वो जज हो गया है, परमानेंट जज, टेम्पररी जज की बात नहीं करें। अभी महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है महिला को लेकर, महिला जज है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो एक उन्होंने पॉक्सो को लेकर स्पेशल टाइप का जजमेंट दिया है और उनका 1 साल कार्यकाल बढ़ाया गया। अभी टेम्पररी जज है वो, परमानेंट जज नहीं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट वन। हियर इज दिस आर्टिकल इज टेलिंग अबाउट द परमानेंट जज। यदि परमानेंट हो गए हो तो फिर आप वहां प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसमें स्थायी न्यायाधीश का तो उच्चतम न्यायालय व अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय भारत के किसी उस न्यायालय में, जैसे मान लीजिए यहाँ राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें और कोई यहाँ परमानेंट जज हो गया तो वो इस हाईकोर्ट में तो नहीं करेगा, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर सकता है, गुजरात हाईकोर्ट में कर सकता है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो मुझे जस्टिफाई करिएगा। चलिए, वेतन को लेकर बातचीत है। तो हमारे यहाँ बात हो गई है कि 2री अनुसूची में या पार्लियामेंट, तो यहाँ पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट। मैं जब बार बार कहता हूं तो एक गेम है, गेम में कुछ प्लेयर है। प्लेयर में क्या है? एडवोकेट आ गया, जज आ गया, चीफ जस्टिस आ गया, प्रेसिडेंट आ गया, पार्लियामेंट आ गई, है ना, और कुछ जगह गवर्नर और गवर्नर द्वारा अपॉइंटेड व्यक्ति। यानी मान लीजिए वर्मा सर गवर्नर हो जाए और वर्मा सर को लगे कि यार राजेश जी को थोड़ा सा मान बढ़ा देता हूँ,
तो कहते साहब आप जाओ मेरे बिहाफ पर, मैं तो जा रहा हूँ जरा घूमने। तो है ना, कभी कभी सोचो तो अच्छा है, सोचो थोड़ा बड़ा सोचो, छोटा सोचने में क्या, या दिग्विजय हो जाए मान लो, कहीं ऐसे हो जाए, भाग्य का कोई पता थोड़ी, मैजिक हैपन्स, है ना, जादू होता है जीवन में। तो वर्मा सर मुझे भी उपकृत कर जाए कि यार ये चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान डॉक्टर मेघ के सामने ओथ लेगा, ऐसा ले सकता है ना। चलिए, ट्रांसफर की लेकर बातचीत, और ट्रांसफर को लेकर एक केस लो भी है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने तो उस समय पढ़ा था, अभी तो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उसको लेकर भी है। अनिरुद्ध को कुछ समय देना, अनिरुद्ध 2 केसेस की बातचीत या 2 बातचीत हमारे सामने करना है। कार्यकारी मुख्य नियुक्ति कई बार आता है, मैं चीफ वो जब रिट्स हमारे सामने आती है तो उसमें लिखा हुआ आता है कि भैया किसके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो, जब टाइटल के बाद में नीचे की तरफ आप लिखते हो कि किसको सबमिट कर रहे हो, तो वो एक पूरा का पूरा सेगमेंट आता है, तो मैं देखता हूँ उसमें भाई अभी कार्यकारी थे, कौन थे उस समय। फिर है, हाँ बस इतना ही बातचीत की, तो मेरे हिसाब से मैं शायद रिकॉल कर पाया होगा। ओवर टू श्री उमेश कुमार गुर्जर सर, और मेरे क्वेश्चनों पे उत्तर भी चाहता हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से गणेश जी की बात को रखी और कुछ एड ऑन भी किया। और आपके जो प्रश्न थे, तो क्योंकि 8:13 हो चुके हैं सर, प्लीज या तो प्रश्न में गणेश जी या तो 1 मिनट में जवाब दे दें आप, और फिर बाद में हम अनिरुद्ध को सुनना चाहेंगे। यस सर, थैंक यू सर। सर जो आपका प्रश्न था कि कोलिजियम में कितने सदस्य होंगे, तो मेरा जवाब है सर उसमें CGI +4 सीनियर मेंबर, तो सीनियर मेंबर हो, टोटल 5 हो। यस सर, और टू सी उमेश सर। सर एक प्रश्न और था आपका शायद। हेलो, बोले राजकुमार जी, अनम्यूट करके बोले। दिग्विजय सिंह जी दे रहे हैं, वो बेटा वही अभिलेख वाला है, वो दे रहे हैं सर। ठीक है, बोले। जैसे आर्टिकल 129 में था, वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर हाई कोर्ट के, ये अभिलेख न्यायालय के रूप में, तो अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड्स। तो ये जो भी अपने फैसले होंगे वो संरक्षित होंगे, और लोअर जुडिशरी पर और इस पर जो है आबद्ध कर होंगे। तो यहाँ मेन बात है कि अभी देखें तो पुराने से पुराना जजमेंट यहाँ पर प्रिजर्व मिलेगा हमें, जो काफी सालों पहले से। तो इसलिए कहा कि जो जजमेंट होते हैं वो संरक्षित होते हैं और रिकॉर्ड्स के रूप में होते हैं, और वो हमेशा लोअर कोर्ट पे बाउंड आबद्धकारी होते हैं। इसीलिए, और ये भी कहा है कि कंटेम्प्ट पर ऐसे जजमेंट के खिलाफ कोई अनर्गल बोले, कुछ भी करे, तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की जा सकती है, जैसा कि प्रशांत भूषण के मामले में हुआ। ज्यादा पुराना नहीं है, तो यहाँ आबद्ध कर है, और जो जजमेंट है वो संरक्षित है, अभिलेख के रूप में होंगे, और उनका इतिहास देख सकते हैं, पुराने जितने भी जजमेंट हैं वो लेकर के अब तक, लीडिंग जजमेंट और अन्य जजमेंट जो भी है, या कोई भी ऑर्डर है, तो वो अभिलेख के रूप में होगा और प्रिजर्व्ड होगा, संरक्षित होगा, इसीलिए इसको अभिलेख न्यायालय कहा है। सर, ओवर टू यू मिस्टर उमेश सर। थैंक यू सर। मेरा मानना है सर आपके दोनों प्रश्नों का आंसर आ चुका है, तो हम, यदि आप इजाजत दो, तो 1 से 2 मिनट हम अनिरुद्ध को भी सुनना चाहेंगे। तो अनिरुद्ध आप प्लीज बताएं। यस सर, थैंक यू सर। सर वो जो है एक क्वेश्चन मैंने डाला था, ग्रुप के ऊपर भी डाला था, और अभी भी, अब क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं तो रेलेवेंट भी है। तो ये क्वेश्चन सर, आंसर तो मुझे पता है इसका क्या है, बट मैं इसको बस जनरली पुट अप करना चाह रहा हूँ। सर क्वेश्चन ये था कि जो हमारे CGI रह चुके हैं पहले, कैलाश नाथ PM हिमांशु, वो 1958 से 68 तक CGI रहे, और एक ऐसे CGI थे जो तीनों टायर जुडिशरी में थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी रहे, हाई कोर्ट में भी रहे, और सुप्रीम कोर्ट में भी रहे। बहुत रेयर केस में ऐसा हुआ है जब ऐसा कोई जज मिला है जो ऐसा CGI बना है। और सर एक लॉ थे, मतलब ओनली वो थे जो CGI, मतलब सिविल सर्विस से रिक्रूट थे। सर एक और उनका डिस्टिंक्शन, एक और डिस्टिंक्शन भी वो होल्ड करते हैं इन सब के अलावा, तो वो क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ आपसे, अगर वो आप बता सकें।
और इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, मतलब इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा भले, अगर आप बता सकें। नहीं अनिरुद्ध, आप ही एनलाइट करें। ये बहुत अच्छा चैलेंज दिया, लेकिन वो सर जैसा ही आंसर है कि अनिरुद्ध प्लीज आप ही बताएं। तो सर ठीक है, मैं बता ही देता हूँ सर, वो ऐसा एकदम से स्ट्राइक भी नहीं होता है सर। जो है, चलो हिंट देता हूँ सर एक बार, वो सुब्रमण्यम स्वामी, अगर आपको पता हो तो उनकी भी एक डिस्टिंक्शन है अपने आप में, तो सर वो भी यही लगती है। अगर आप अगले 10 सेकंड में अगर आप बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आंसर बता दूंगा। जिसको पता होगा वो 10 सेकंड में बता देगा, नहीं तो फिर मैं आगे बता दूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी की भी क्या है? वो एक डिस्टिंक्ट क्वालिफिकेशन है, मतलब एक उनको माना जाता है जब वो कोर्ट में आते हैं तो, और वही क्वालिफिकेशन यहाँ भी है, वो यहाँ भी लगती है। अब मैं आपसे इनके लिए, जिनके लिए क्या नाम लिया आपने? जो चीजें आए, ठीक है सर, मैं आंसर देता हूँ, टाइम ओवर हो गया, मैं आंसर देता हूँ सर। सर ये ऐसे चीजें हैं जिनके पास लॉ डिग्री नहीं थी, और सर ये जो है उसका मतलब ये सीजीआई तक रह चुके हैं। और मेरा क्वेश्चन इसी में बनता है कि इसमें कहाँ आता है प्रोविजन कि ये जो है ऐसे बन सकते हैं। एक प्रोविजन भले ही मैं कह सकता हूँ कि ये जो है इनका रिक्रूटमेंट हुआ था सिविल सर्विस में 1928 के अराउंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सेम उनसे पहले भी। उसके बाद ये वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जीक्यूटिव बने, जो हाई कोर्ट के जज बने, और ये सीजीआई तक बन गए पूरे। तो सर अब ये प्रोविजन कहाँ है, ये आप बता दें, क्योंकि तो ऐसा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसे वो हैं जो जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं है, वो बहुत बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पर वो जो है लॉ की डिग्री नहीं है, तो अपने केस जो है किसी और के थ्रू फाइल करते हैं। हाँ बोले। सर मैं अनिरुद्ध सर का जवाब देना चाहता हूँ आंसर का, क्वेश्चन का। मैं दूं जवाब सर? दीजिए। बिल्कुल। अनिरुद्ध जी जो पूछ रहे हैं वो आता है 217 के आर्टिकल 217 का जो सब क्लोज सेकंड का जो स्पष्टीकरण फर्स्ट और सेकंड देखिए, इसमें है कि अथवा लगा के आया है, संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। और सर मैंने ये जब मैं इसका डिस्क्राइब कर रहा था तब मैंने बताया भी था कि एक प्रोफेसर को भी बनाया जा सकता है। मतलब ये कि वो पारंगत विधिवेता होना चाहिए राष्ट्रपति की नजर में, या उसे विधि का मतलब कॉम्पिटेंट ज्ञान होना चाहिए कि वो हाँ इस व्यक्ति में ज्ञान है, इसे बनाया जा सकता है। हालांकि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में जब 1950 या 51 की बात है, हमारे राजस्थान में भी एक ऐसे जस्टिस रहे हैं जिनके पास लॉ की डिग्री नहीं थी। मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका, मैं सर्च करके ग्रुप में डाल दूंगा। तो अनिरुद्ध जी का आंसर यहाँ से मिलेगा सर, स्पष्टीकरण से, कि या तो वो संघ की सेवा में रहे हो या राज्य की सेवा में रहे हो, उनका विशेष ज्ञान अपेक्षित है। बस लॉ की डिग्री का मैंडेटरी, लॉ की डिग्रियां तो ऊपर संबंध रखती है कि न्यायिक पद धारण करते हो या अधिवक्ता रहे हो 10 वर्ष तक के एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वगैरह वगैरह इस तरह से। और टू श्री उमेश सर। नहीं, मेरा इस पे मत विभेद है थोड़ा सा आप लोगों से। जब आप एडवोकेट एक्ट को पढ़ेंगे और बार काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन की बात लेकर आ रही है, तो उसमें आपको लॉ की डिग्री होना जरूरी है। एडवोकेट एक्ट में आप देखेंगे, मैं अभी और उसको अपडेट कर दूंगा। और दूसरी बात यह है कि जो 50 का दशक था उस समय शायद एडवोकेट एक्ट था ही नहीं, 60 के दशक का है एडवोकेट एक्ट। अब जब बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां विधि की डिग्री जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज नहीं हो सकते। प्रोफेसर तो आप नॉलेज वाले हो, मेरा ही मानना है। तो जो एडवोकेट होगा उसको भी लॉ की डिग्री की जरूरत है। हाँ 1961 का है ना। तो 50 के दशक में अलग बातचीत थी, जो अनिरुद्ध ने बात कही वो अपने ज्ञान के आधार पर आए, और उस समय तो बैरिस्टर और बहुत सारी चीजें थी, जब उसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत अलग अलग चीजें। तो जैसे हमारे यहाँ देखा होगा आपने, पहले आरएमपी हो जाते थे, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जब एमबीबीएस डिग्री नहीं हुआ करती थी, वो डॉक्टर हो जाते थे और बड़े बड़े हॉस्पिटल भी लोगों ने खड़े कर दिए।
कालांतर में जब आई चीजें तो आरएमपी खत्म हो गया, बिहार से लोग डिग्री ले आते थे। तो ऐसे ही कल इस विषय पर और चर्चा करेंगे। उस समय कालखंड अलग था, और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आपका कोई व्यक्तिगत केस है तो बिना किसी डिग्री के बेसिस पे आप खुद लड़ सकते हैं, और सुब्रमण्यम स्वामी उसके लिए ही जाने जाते हैं। मेरे पास एक व्यक्ति आते थे, उमेश जानते होंगे शायद, इनके पिताजी के साथ वो केसी में काम करते थे, एक पंडित जी करके, यूपी से थे वो, है ना, ही इज ए स्कॉलर। तो उसने अपने लेबर लॉज के केसेस यहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट में लड़े, फिर मुझे मालूम चला पंडित जी सुप्रीम कोर्ट भी जाने लग गए। और पंडित जी का जो कॉन्फिडेंस था, जो उनकी फ्रेग्रेंस थी पूरी पर्सनैलिटी की, वो संघर्ष से निखर कर आई, है ना, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी खुद ही खड़े होते अपने केस के मामले। तो मेरा ये थोड़ा सा इसमें वो है, एक डाउट है, तो कल हम और चर्चा करेंगे। आफ्टर ऑल चर्चा बहुत बढ़िया रही आज, और अनिरुद्ध तो हमारे यहाँ एड ऑन करते ही हैं। तो आपके लिए एक इंटरव्यू के 2 क्वेश्चंस आज आपको मिल गए हैं जो अनिरुद्ध ने दिए। थैंक्स अ लॉट अनिरुद्ध। ओवर टू उमेश कुमार सर। उमेश सर। हेलो। हाँ हाँ सर, सर। थैंक यू। वैसे सर समय काफी हो गया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार मेरी तरफ से एक बात कहना चाहूंगा कि जो आर्टिकल 217 सब क्लोज 2 का सी सेक्शन का एक्सप्लेनेशन है ये, तो मेरा भी मतविभेद है गणेश जी से कि जो डबल ए दिया है उसमें दिया है कि अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है। इसके साथ ऊपर के क और ख हमें पढ़ने चाहिए, वो सी के लिए स्पष्टीकरण। ऐसा नहीं है कि कोई विधि का विशेष ज्ञान हो, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट किया जा सकता हो। उसके लिए ए और बी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है आज के समय में। और यदि ऐसा कोई केस लोगों की प्रोफेसर नियुक्त हो सकते हैं, ऐसे आज तक हुए नहीं, सिवाय ये अनिरुद्ध ने जैसा बताया कि वो सिविल सर्विस में थे, फिर सर ने भी चर्चा की एडवोकेट से। तो अब हम चलते हैं कि ये प्रश्न एक छूटा हुआ है, तो सभी से आग्रह है कि ग्रुप पर सर्च करके इसका आंसर सुझाने की कोशिश करें, और हम कल फिर ले सकते हैं इसको, इसका सटीक लेने के लिए। समय आज 24 हो चुके हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषतः वर्मा सर को, गणेश जी को, कि आज उन्होंने हमारा ये दिन इतना अच्छा कर दिया। और कल हम एज यूजुअल जैसा मिल रहे हैं, वैसे सुबह 5:55 पर विंडो खुलेगी, तो आप सब आमंत्रित हैं। धन्यवाद, और कल तक के लिए हैव ए नाइस डे।